हे एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ दिवाली की शुभ वेला पर आप लोगों का एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। जितने हमारी सभी प्यारे छात्र हैं, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, एक अच्छी सी नौकरी लेके आए जिसका सपना आप सभी देख रहे हैं, और जल्दी से जल्दी आप अपनी उस अचीव्ड पोजीशन पर पहुंचे जो आप चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितने हमारे सभी प्यारे छात्र हैं, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी क्या करें, अपने उस लक्ष्य तक पहुंचे और अगली दिवाली आप अपने पेरेंट्स के लिए अपनी सैलरी से, ठीक है, जो आपका ड्रीम जॉब है उस वाली सैलरी से, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे अभी भी कमा रहे हों, तो आप अपनी ड्रीम जॉब वाली सैलरी से अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स लेके जाएं, मिठाइयाँ लेके जाएं और दिवाली को एंजॉय करें। और इसी की मैं आप लोगों के लिए शुभेच्छाएं भेजती हूँ। इस दिवाली यह आपकी एकदम खुशियों वाली दिवाली हो, ठीक है। काफ़ी सारे टैगलाइंस ऐसे चल रहे हैं ना। चलो, तो यहाँ पे आप लोगों के सामने आज भैया दिवाली है, हम भी अपने घर पे ही हैं, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई ना रुके, आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, इसके लिए हम क्या चाहते हैं, इसके लिए हम लोग आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ना रुके। तो ये क्वेश्चन जो सीरीज़ है, दिस इज रिकॉर्डेड वन, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस का भी आंसर करेंगे। कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वापस आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस आने के बाद हम लोग आप लोगों से इस बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखो क्या आता है कि डेली क्लास जो होती है आपकी 8 बजे है, और उसी 8 बजे की क्लास में आपका ये चल रहा है, ठीक। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ये कि क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, क्यूरी पॉइंट आपका वह तापमान है जिस पर ए मैटर बिकम्स रेडियो एक्टिव, कोई भी मैटर ना रेडियो एक्टिव हो जाता है, उसमें से रेज निकलने लगती हैं, यानी कि अल्फा बीटा या गामा कण उससे निकलेंगे, और साथ साथ उसका क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होने लगेगा। ए। दूसरा है मेटल या फिर मटेरियल लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कोई भी जो मटेरियल है, जो चुंबकीय मटेरियल है या मेटल है, वह अपने चुंबकत्व को खो देता है, ठीक है। तीसरा क्या आ जाता है, मेटल लूजेस कंडक्टिविटी, एक धातु अपनी चालकता खो देती है, ठीक है। एक धातु क्या खो देती है, अपनी चालकता को खो देती है, मतलब उसके अंदर से अब कंडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल अकर्स, कि जो धातु होता है उसका संचारण स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, जब भी मैं क्यूरी टेम्परेचर की बात करती हूँ, ये एक आपका ऐसा टेम्परेचर होता है जो किसी भी मैग्नेटिक जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, ये हमने एक फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट लिया, एक सेकेंड, ठीक है। अब आप इस फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को देखिए, मैं इसमें डायरेक्शन कैसे बना रही हूँ, मैं इसमें बना रही हूँ कि मैंने जो अपने मैग्नेटिक फील्ड लिया वो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में निश्चित कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब यहाँ से मैं एक मैग्नेटिक फील्ड पास कराती हूँ बी, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किधर से है, वो इस दिशा से इस दिशा में जा रहा है। तो अब ये क्या करेगा, पूरा का पूरा ये जो डोमेन बना हुआ है ना, इस पूरे को इसी डायरेक्शन में इस प्रकार से निश्चित दिशा में आगे बढ़ा देता है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्यूरी पॉइंट। ये क्या है, आपका फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। अब ये जो आपका फेरोमैग्नेटिक चीज है, जब आप उसके ऊपर क्यूरी टेम्परेचर जितना तापमान देते हैं तो क्या होगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसके अंदर जो आपके एटम्स हैं वो विभिन्न दिशाओं के अंदर मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हो तो ये उसी दिशा में चलने लग जाते हैं, और ये जो इनका जो मैग्नेटिज्म होता है ये टेम्पररी होता है, ठीक है। इनका जो मैग्नेटिज्म है टेम्पररी होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक वस्तु पैरामैग्नेटिक हो जाती है, ठीक है। कोई भी फेरोमैग्नेटिक वस्तु क्या हो जाती है, आपकी पैरामैग्नेटिक हो जाती है। यही क्या कहलाता है, आपका क्यूरीज पॉइंट कहलाता है या क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। होप सो इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए मेटल लूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पिछली बार नहीं, मतलब आज से 4-5 साल पहले पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्यूरी टेम्परेचर जैसा तापमान क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, क्वेश्चन कहता है द आइसोटोप यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप कौन सा है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनियम 234 या यूरेनियम 236? आप क्या उत्तर देंगे यहाँ? देखो, जो यूरेनियम है ना वो क्या है, वो आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसको हम न्यूक्लियर फिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नाभिकीय विखंडन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हम इसका नाभिकीय विखंडन करते हैं तो इनमें से कौन से यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो यूरेनियम 235 है, इसका इस्तेमाल करके हम एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन किया करते हैं। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। और वैसे भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, किस पर्सपेक्टिव से? केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज, ये चीज मैं आप लोगों को जब मैंने एसएससी में फिजिक्स का क्लास लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जब मास्टर क्लास नहीं चल रही थी, तब मैंने आपको इसका क्वेश्चन को करवाया था या इसके बारे में बताया, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन कराया था क्या कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है वह कैसा होता है? लेस देन दैट ऑफ द पोल्स, ध्रुवों से कम होता है। इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोल्स, ध्रुवों से अधिक होता है। ध्रुवों से अधिक होता है। नेक्स्ट क्या? ध्रुवों पर इसके बराबर होता है या पृथ्वी के केंद्रक, एक मिनट, डजंट डिपेंड ऑन द अर्थ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पृथ्वी के जो केंद्रक त्वरण है उस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, जब भी मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर करूंगी या फिर मैं एट द पोल्स करूंगी, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यहाँ पे जब भी हम इन आंसर्स को देखते हैं या फिर इसकी बात करते हैं, तो जितना ज्यादा हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा हमारा डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा हमें यहाँ क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी। ठीक है, जब जितनी ज्यादा नजदीक हम आते जाएंगे, अपने डिस्टेंस को कम करते चले जाते हैं, उतना ही कम क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारी अर्थ, एक सेकंड, उल्टा बोल दिया मैंने, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। ठीक है, ये जो आपका अर्थ के, जब मैं इक्वेटर की बात करती हूँ, यानी कि भूमध्य रेखा की बात करती हूँ, इसका डायमीटर अगर मान लीजिए कैपिटल R है, ठीक है, और जो आपकी पोल है, ये पोल हो गई, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, अगर वो स्मॉल r है, और हमें पता है कि भूमध्य रेखा पर जो आपका डिस्टेंस होता है वह आपके पोल से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी और यहाँ पे क्या होगी? आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आपका? ध्रुवों से कम गुरुत्वाकर्षीय त्वरण किसके अंदर होता है? आपके इक्वेटर के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू ली है वो हमें यही इक्वेटर पे ही मिली है। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसके साथ साथ आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में जब वीडियो एंड हो जाएगी तब ये और बताइएगा कि जो हम लोग अपना ये व्हीलर आइलैंड है या फिर ऐसे कोई भी जो जगह है जहां से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कम होती है कि ज्यादा होती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया कि इक्वेटर के ऊपर जो आपकी वो होती है, एक सेकेंड, जो इक्वेटर के ऊपर जो आपकी वो पाई जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, वह पोल से कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिक नहीं है? ठीक है, नाभिक मीन्स क्या? न्यूक्लियन नहीं है। आप इसको ये लिखेंगे, इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, ए है आपका प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी है इलेक्ट्रॉन और डी है पॉजिट्रॉन। तो आप यहाँ पे, आप सभी को पता ही है, एटम का जो पार्ट है वह पॉजिट्रॉन नहीं होता है और इसीलिए हम इसको एक न्यूक्लियन में भी काउंट नहीं करते हैं। यह आपके, ये तीनों क्या हैं? आपके सब एटमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये क्या हैं? सभी आपके सब एटमिक पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
द मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल्स इज, इजी क्वेश्चन, कि जो आपकी लेड की पेंसिल होती है वह उसमें कौन से आप सामग्री का उपयोग करते हैं। ए है ग्रेफाइट, बी है लेड, सी है कार्बन, डी है माइका यानी कि अभ्रक। तो देखो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ किस चीज़ की, कि हमारी ये जो कच्ची पेंसिल होती है, इस कच्ची पेंसिल की जो लकड़ी होती है, इस कच्ची पेंसिल की जो लकड़ी होती है वह तो किस चीज़ की बनी होती है, आपके वुड की बनी होती है, लेकिन इसके अंदर जो आपका ये लेड होता है, जो आपका सिक्का होता है, वह किस चीज़ का बना होता है, वह आपका ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रेफाइट आपके कार्बन की एक फॉर्म है, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, आपके कार्बन की एक फॉर्म है जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स मिलती हैं, किसकी, आपके कार्बन की, ठीक है। और इसके अंदर से आप क्या पास करा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 6 कार्बन वाला जो ग्रेफाइट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आप लोगों के सामने। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है और जो एंगल ऑफ रिपोज होते हैं वह क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर होते हैं, नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर नहीं होते, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के अनुपातिक होते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। इसमें जब मैं बात करती हूँ किस चीज़ की, ये फ्रिक्शन वाले चैप्टर की, तो इसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स है, जब इनके बीच में कोई घर्षण होगा, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन लगती है, तो अगर ये किसी एंगल पे आपका क्या लग रहा है, फ्रिक्शन हो रही है, तो यही इसी के इक्वल क्या होगा, आपका हमेशा इक्वल क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज, जो उस फ्रिक्शन को अपोज करना चाहता है, ठीक है। तो जैसे आपने किसी भी वस्तु को खींचा, अगर खींचा तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाता है, इक्वल टू ईच अदर, आपको यहाँ पे उत्तर मिल जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आ जाता है, व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड, अगर कोई भी जो मनुष्य है अगर उसको गलत प्रकार का रक्त प्राप्त होता है तो क्या होगा, ऑल द आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट, सभी धमनियों में संकुचन होता है, ऑल द आर्टरीज डायलेट, सभी धमनियों को डायलेट कर दिया जाता है, यानी कि फैल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द आरबीसीज एग्लूटिनेट, और लास्ट आ जाता है द स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स डेटेरिएट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, उसको आपने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो वहाँ क्या होगा, क्या उसका जो ब्लड ग्रुप है वो उसके आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करेगा, आर्टरीज में क्या संकुचन हो जाएंगी, पिचक जाएंगी आर्टरी, नहीं। क्या वो आर्टरी डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होगा, आरबीसीज खून के थक्के जमाने लग जाती है, क्यों, क्योंकि वो एंटीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, वहां पे जो है लड़ाई होगी, घमासान युद्ध होगा, और वो क्या होंगे, चिपक जाते हैं आपके आरबीसीज आपस में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे रक्त के थक्के जमने लग जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आपका सी आंसर आ जाता है, द आरबीसीज एग्लूटिनेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। If all the bullets could not be removed from gunshot injury of a man, it may cause poisoning by, अगर कोई भी एक इंसान है उसके शरीर से बंदूक की गोली को नहीं निकाला जाता है तो इनमें से किसके कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि वह जो चीज होगी वह विषाक्तता फैलाएगी, वो क्या करेगी, वो वहां पे विष फैलाएगी, किस चीज में, देखो ऑप्शन है आपके पास मरकरी, ठीक है, मरकरी मतलब बुध नहीं, यहाँ पे पारा हो जाएगा, दूसरा है आपका लेड यानी कि सीसा, तीसरा है आपका आयरन यानी कि लोहा, और चौथा है आपका आर्सेनिक।
चलिए बताएंगे इसका उत्तर, क्या उत्तर देंगे आप कि अगर हम किसी भी एक इंसान को अगर बुलेट लगी, हम कहते हैं ना गोली का जहर नहीं फैलना चाहिए, मूवीज में बहुत दिखाते हैं, गोली का अगर जहर फैल गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे हो रही है, ये जो आपका लेड होता है वह 50% डला होता है आपके उसी किसके अंदर, उसी गोली के अंदर, और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इंसान के शरीर के अंदर जहर फैलने लग जाता है और उसको क्या होता है, वह उसकी मृत्यु हो सकती है गोली के जहर फैलने के कारण। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, रिंगवॉर्म इज अ डैश डिजीज। मैंने आपको डिजीज वाला चैप्टर खैर अभी तक नहीं कराया है, लेकिन आपको यह बताना है कि रिंगवॉर्म जो होता है, जो दाद होता है, वह किस प्रकार का एक रोग है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है, वायरल है या फिर फंगल है। ठीक है, कवक जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है या फिर आपका जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो यहां देखो रिंगवॉर्म क्या होगा, यहां एक कोड लिख रही हूं, छोटा सा कोड क्या है आपका, गंजा दामाद खाए फ्रूट। ठीक है, तो यहां पे गंजा मीन्स क्या, गंजापन यानी कि बॉल्डनेस। ठीक है, दमाद मीन्स क्या, एक तो हो जाएगा दमा और दूसरा हो जाएगा दाद। ठीक है, तीसरा हो जाता है यहां पे खाए से क्या हो जाएगा, खुजली। फ्रूट मीन्स क्या, एथलीट्स फुट। ठीक है, तो ये क्या है, आपके 5 रोग हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो किससे जनित हैं, जो आपके फंगी जनित रोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका एक फंगल डिजीज है, कवक जनित रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वह कहाँ सिचुएटेड होता है, उसकी लोकेशन कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाया था, मेरे स्टेनो वाले बच्चे जितने सभी हैं, सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है, तो द बेस ऑफ द हार्ट, आपके हृदय के एकदम नीचे होता है। दूसरा है बेस ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे वाली लेयर पे पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है, या एब्डोमेन यानी कि पेट में पाया जाता है। आप क्या देखेंगे, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, पीयूष ग्रंथि कह देते हैं। तो ये जो आपकी पीयूष ग्रंथि है, यह आपको कहाँ देखने को मिलती है, यह आपके बेस ऑफ द ब्रेन में मिलती है। ठीक है, आपका जो ब्रेन होता है ना, उसमें यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। इसी हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कुछ इस प्रकार से आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी होती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इस मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, इस मास्टर ग्रंथि का बच्चे नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब हमने क्या देख लिया इसका आंसर, कि ये बेस ऑफ द ब्रेन में होता है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बेस ऑफ द ब्रेन में भी अगर यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते, ऑप्शन आ जाता फोर ब्रेन, ऑप्शन आ जाता मिड ब्रेन, ऑप्शन आ जाता आपका हाइंड ब्रेन, और चौथा आ जाता है आपका ऑप्शन स्पाइनल कॉर्ड, तो आप क्या उत्तर देते हैं यहाँ पे, आप क्या कहते हैं कि इनमें से जो आपका ये होता है फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको यह पीयूष ग्रंथि देखने को मिलती है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि आपको कहाँ मिल रही है, आपको फोर ब्रेन के अंदर जो बेस है वहां पे देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या आ जाता है, द सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ। जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वह किसके पाचन में मदद करती है। ए ऑप्शन है आपका फैट यानी कि वसा, बी है स्टार्च, सी है प्रोटीन और डी है विटामिन। तो क्या देखेंगे यहाँ पे, जो हमारा सलाइवा होता है, जो हमारी लार होती है, वह क्या है, उसमें 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहली चीज तो इसका जो ये पीएच कैसा होता है, ये आपकी एसिडिक होती है, हल्की सी वो अम्लीय होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 प्रकार के क्या मिलते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। एक का नाम है सलाइवरी अमाइलेज
और दूसरे का नाम है टाइलिन, दूसरे का नाम है लाइपेज, सॉरी। जो यहाँ पे टाइलिन मैंने शब्द बोला वो पुराने जमाने में या कुछ पिछले विगत वर्षों में क्या कहा जाता था, टाइलिन को, मतलब टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज को ही कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, यहाँ पे अमाइल शब्द आ गया। अमाइल का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और एज का मतलब क्या, एंजाइम। तो जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़े वो वाला एंजाइम क्या है आपका, सलाइवरी अमाइलेज होता है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम यहाँ तो कार्बोहाइड्रेट लिखा नहीं, क्या आंसर करेंगे, स्टार्च आंसर करेंगे। ठीक है, होप सो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो आप क्या कहेंगे, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है, क्या वो उल्ना है, उल्ना मीन्स हाथ की हड्डी, क्या वो ह्यूमरस है यानी कि प्रगंडिका है, तीसरा है क्या वो फीमर है यानी कि जांग की हड्डी है, या फिर वह टीबिया है, टीबिया आपकी पैर की हड्डी होती है। तो क्या बताएंगे आप यहाँ पे, क्या वो ह्यूमरस है, क्या वो उल्ना है, क्या वो फीमर है, या क्या वो टिबिया है। तो देखो ये दो हाथ की हड्डियां, ये दो पैर की हड्डियां, ये जो ह्यूमरस है ये वाली बोन होती है, ह्यूमरस बोन कहते हैं इसको। उल्ना आपकी उंगली की तरफ पाई जाती है, यानी कि इस उंगली की तरफ ये उल्ना हड्डी मिलेगी। ठीक है, और इधर क्या मिलेगी, इस तरफ कौन सी मिलती है आपको, रेडियल हड्डी मिलती है, यानी कि रेडियस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आपकी एक हड्डी यहाँ, दो हड्डी यहाँ, लेकिन ये दोनों हड्डियां लंबी नहीं है। लंबी कौन सी हड्डी है, फीमर है, ये आपकी जांग की हड्डी होती है, और यही आपके शरीर की सबसे लंबी, सबसे भारी हड्डी होती है। ठीक है, लंबी और भारी हड्डी कौन सी होती है आपकी, यही हड्डी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The time period of a pendulum when taken to moon would be, अगर हम कभी भी किसी चंद्रमा पर ले जाने वाले एक पेंडुलम की समय अवधि देखें तो वहां पे क्या होगा, टाइम क्या सेम रहेगा, क्या टाइम में कमी आ जाती है, क्या वह शून्य हो जाता है या फिर वह बढ़ जाता है। तो आपको इतनी चीज शायद पता होगी कि जब भी हम किसी एक पेंडुलम पे टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसमें जितनी भी चीज होती है वह डिपेंड करती है उसकी लेंथ के ऊपर, पेंडुलम की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपका पेंडुलम है उसकी लंबाई के ऊपर क्या जोर पड़ता है। तो जब हम कभी जाते हैं, देखो यहां से मून पे गए, मून पे क्या होगा, जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से आपकी जो लंबाई है, जो लेंथ है वह शॉर्ट हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी कम लग रही है, और इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इसका जो टाइम पीरियड है वह इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग्स इन अ व्हील इज, किसी भी एक पहिए के अंदर बॉल बियरिंग्स का क्या काम होता है। पहिए में जो बॉल बियरिंग्स होते हैं, बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का क्या काम है, टू इंक्रीज फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को बढ़ाने का काम, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक यानी कि गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करना, टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में परिवर्तित करना, और लास्ट आ जाता है जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ऐसे ही कर लेते हैं क्या जा रहा है, जैसे वो उसमें होता है ना कपिल शर्मा शो में आता है कि जो है यूं ही कर लेते हैं जब वो केबीसी खेलते हैं, है ना। तो कुछ कुछ वैसी सी बात आ गई यहाँ पे कि यह किस लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आप क्या उत्तर देंगे यहाँ कि बॉल बियरिंग्स का जो इस्तेमाल होता है वह किस लिए होता है। भाई देखो व्हील का काम क्या है, व्हील का काम है रोल करना। ठीक है, व्हील का काम क्या है, रोल करना है, और रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो भी हम गति दे रहे हैं, जो भी हम गति दे रहे हैं उसको क्या करना है, उसको हमें रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जो भी गति के कारण जो फ्रिक्शन आ रहा है उसको अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम क्या हम सीधा सीधा फ्रिक्शन से रिलेटेड आंसर नहीं कर सकते थे, तो कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ डिक्रीज लिखा होता, क्यों डिक्रीज लिखा होता, क्योंकि ये जो बॉल बियरिंग्स होती हैं ये घर्षण को घटाने का काम करती हैं। कैसे, क्योंकि जो दो बॉल बियरिंग्स है, भाई देखो सिंपल सी चीज है, दो बॉल बियरिंग्स होंगी ऐसे,
ठीक है, ये यूं करके 2 बॉल बेयरिंग्स हैं, तो ये ना अपने कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया पे ही क्या होंगी, ये टच कर रही होंगी, पूरी पूरी आपस में ऐसे नहीं होंगी। देखो सिंपल सी चीज, ऐसे अगर आप अपने हाथ को यूं करते हो, ऐसे रब करते हो, या फिर अगर आप अपने हाथों को ऐसे करके रब करते हो, इनमें से कहाँ पे ज्यादा आपकी हीट जनरेट होती है? आप कहोगे मैम ऐसे करके ज्यादा होगी क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है ना, जबकि इधर क्या हो रहा है, कम, सरफेस एरिया कम है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, टू कन्वर्ट द काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, हमें तो सब चीजें क्या चाहिए ना भाई, हमें ज्यादा फ्रिक्शन देके फायदा क्या, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन में ज्यादा लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, वही क्या होगा हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, द शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील, जो आपके शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, जो धक्का सह होते हैं, आपने देखा होगा ना, जब भी आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाते हो, जब भी आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर जाते हो तो वहां पे जो आपका स्पीड ब्रेकर होता है, आपको बहुत ज़्यादा झटके नहीं लगते उस पर। क्यों नहीं लगते? क्योंकि आपकी जो बाइक है, आपकी जो गाड़ी है, उसके अंदर शॉक अब्जॉर्बर्स लगे हुए हैं, जिसको हम शॉकर्स कह देते हैं। तो ये जो शॉकर्स होते हैं, हम इसी को क्यों इस्तेमाल करते हैं, स्टील को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों हम तांबे का, लोहे का नहीं इस्तेमाल कर रहे थे शॉक अब्जॉर्बर? तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, ये भंगुर नहीं होता, यानी कि ब्रिटल नहीं होता, इसके अंदर लोच कम होता है, इलास्टिसिटी कम होती है। तीसरा है, इसका जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और चौथा आ जाता है, इसकी जो डक्टिलिटी है, यानी कि जो इसकी डक्टाइल प्रॉपर्टी है, वह क्या है, वह बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से हम किसका इस्तेमाल करते हैं आपके, इस वजह से हम इन धक्का सह में स्टील का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो, जब आप इस क्वेश्चन का उत्तर दोगे, आपको क्या पता चलेगा कि जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं उनको हाईली इलास्टिक होना पड़ेगा। ठीक है, हाईली इलास्टिक क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि अगर उनके अंदर अच्छी इलास्टिसिटी रहेगी तभी वह क्या कर पाएंगे, तभी वो बहुत बेहतरी से कार्य कर पाएंगे। ठीक है, तभी वो बहुत बेहतरी से धक्के को फटाफट से सहेंगे और वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे इलास्टिक होना, यहाँ पे लोच होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और इसीलिए यहाँ पे आप शॉक एब्जॉर्बर्स में क्या करते हैं, इस हाईली इलास्टिक स्टील का इस्तेमाल करते हैं। किसके मुकाबले? अन्य किसी चीज़ के मुकाबले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज अ फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट्स, इनमें से हम किसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करते हैं, कहाँ पे? आपके रॉकेट्स में। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसके ऑप्शन का उत्तर। ऑप्शन है आपके सामने, लिक्विड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, तरल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं आप। दूसरा क्या आ सकता है आपका, लिक्विड ऑक्सीजन एंड आर्गन। ओके, तीसरा है लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। तो सोचो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो क्या करने का काम करेगी, जो फ्यूल का काम, फ्यूल को प्रोपेल करने का काम करती है, यानी कि रॉकेट के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इनमें से किसके पास ऊर्जा होती है, वही तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ देखो, ये जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जो आपका लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के लिए? आपके रॉकेट फ्यूल के अंदर प्रोपेलेंट्स का इस्तेमाल किए जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोपेलेंट के रूप में भाई हाइड्रोजन, जहाँ जहाँ देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, आपका ऑप्शन वही हो सकता था, ये नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तो खुद कुछ भी ऊर्जा देने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या करते हैं, क्षमता रखते हैं। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, और हाइड्रोजन क्या है, वह तो खुद ही किस चीज़ में मदद करेगा, वह तो खुद ही आपका एनर्जी देने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है आपका, डी यहाँ पे उत्तर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन, पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जिप्सम के अलावा क्या मिलाया, एक सेकंड रुक जाओ, हिंदी होगी इसकी, द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट इज, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम की मिलावट क्यों करी जाती है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है?
ऑप्शन नंबर ए है इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की ताकत बढ़ाने के लिए। रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को तेजी से बैठाने के लिए। तीसरा है प्रिवेंटिंग रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को तेजी से बैठने से रोकने के लिए। और लास्ट है रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ सीमेंट, सीमेंट की लागत में कमी करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या उत्तर देंगे? इनमें से जिप्सम का किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि आपका जो सीमेंट है ना, उसमें हम क्या कर सकें, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, देखो ज्यादा से ज्यादा टाइम से हम इसको क्या कर सके, इस्टेब्लिश कर सके। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि आज हमने ये सीमेंट लगाया, उसके बाद अब ये ना 2 दिन तक सूख ही रहा है, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमने इसको यहाँ पर अगर हमने इसको ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया, तब क्या होगा, तब दिक्कत। और सोचो तो मतलब फिर क्या, फिर तो ऐसे बारिश आ गई, सारा सीमेंट बह गया, ठीक है। तो ज्यादा टाइम के लिए छोड़ा तो गड़बड़। लेकिन अगर हमने इसको कम टाइम के लिए छोड़ दिया, ऐसे कि अभी हमने सीमेंट लगाया 2 मिनट में सूख गया, तब क्या होगा, तब उसमें ना क्रैक्स आ जाते हैं, दरार आ जाती है। उन दरारों को आने से बचाने के लिए इसके टाइम को, इसका जो सेटिंग टाइम है उसको मीडिएट करने के लिए, मीडियम सेटिंग टाइम करने के लिए आप जिप्सम को ऐड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, टू प्रिवेंट द रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को आराम से मतलब ऐसे बहुत जल्दी सेट ना हो, इसके लिए आप क्या करते हो, इस जिप्सम को क्या बोलते हैं, ऐड करते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाइट लंग डिजीज इज प्रेवलेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ, ये जो आपका व्हाइट लंग डिजीज है यह किसके अंदर सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका पेपर इंडस्ट्री में यानी कि कागज उद्योग में, बी है आपका सीमेंट इंडस्ट्री में, तीसरा है आपका कॉटन इंडस्ट्री में और चौथा है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में। देखो जब मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगी या जिन्होंने पढ़ लिया है मुझसे रेस्पिरेशन, मैंने आपको एक बताया होगा एस्बेस्टस। एस्बेस्टस नामक आपका एक धातु होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो आपके लंग्स के ऊपर ना व्हाइट कलर की लेयर जमा देता है। और यह आपको कहाँ देखने को मिलता है, यह आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज, जो आयोडोफॉर्म होती है, आयोडोफॉर्म किसमें इस्तेमाल होती है? डैश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीपिरेटिक, एनाल्जेसिक, आपका एंटीसेप्टिक या एंटी एस्थेटिक। तो देखो आपने इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, आप जरा जल्दी से मुझे बताइए वो कौन सा प्रोडक्ट है। एक तो प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये जो आपका आयोडोफॉर्म है, इससे नाम में कुछ लग रहा है, कुछ आयोडीन जैसा आ रहा हो। अब आयोडेक्स मत बोल देना, आयोडेक्स नहीं बात कर रही मैं। यहाँ पे आयोडोफॉर्म जो होता है वह क्या है, इसमें आयोडीन होता है, ठीक है। और यह जो आपका आयोडोफॉर्म है ये किसी भी चीज को सड़ने से बचाने के लिए क्या बोलते हैं, सड़ने से बचाने के लिए दवा लगाई जाती है, ठीक है। अब इनमें से जो बच्चे यहाँ पे एनाल्जेसिक या एनेस्थेटिक कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। एंटीपिरेटिक तो हो ही नहीं सकती, बर्निंग में कहीं इस्तेमाल नहीं होती है। कुछ बच्चों जो बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि ये पेन को खत्म करने वाली दवाई आयोडेक्स है, तो उनका आंसर बिल्कुल गलत है। सोचिएगा मैं कौन सी दवा की बात कर रही हूँ, जो हमने कई बार सुनी है, ठीक है। अगर याद आ जाए तो उसको नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, कोई भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर सारे स्टेजेस मौजूद हो, सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आर्टिफिशियली बनाई हो, उसको हम किसके द्वारा दर्शा सकते हैं? पिसिकल्चर टैंक के द्वारा यानी कि मछली पालन वाला जो टैंक होता है उसके द्वारा, एग्रीकल्चरल लैंड के द्वारा यानी कि खेती की जमीन के द्वारा, चिड़ियाघर यानी कि जू के द्वारा, या फिर एक्वेरियम यानी कि मछली घर के द्वारा। क्या उत्तर देंगे आप? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका एक्वेरियम आप लोग बनाते हैं इसके हिसाब से
एक्वेरियम के हिसाब से या एक्वेरियम के अंदर हम क्या देखते हैं, हम अलग अलग प्रकार की मछलियां बनाते हैं, लेके आते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर हम एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, पानी का बिल्कुल वैसा ही एक जाल बनाने की कोशिश करते हैं जैसा वो समंदर में पाती हैं। जाल मीन्स क्या, एक रहने की स्थिति उत्पन्न करते हैं जहाँ पे वो अपने आप को क्या कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो आई जस्ट होप सो आपको आज का ये जो सेशन था ये अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो बहुत बेहतरीन, अगर नहीं आई हैं तो जो भी डाउट रहे हों उसको कॉमेंट सेक्शन में नीचे रख देना, नीचे लिख देना। और अब इसी के साथ यही विराम लूंगी। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।